साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अगले माह में यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ एआरओ की परीक्षा संपन्न होनी है। यह परीक्षा यूपी की है, इसलिए इसमें यूपी स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। साथियों, यूपी स्पेशल को कवर करने के लिए क्विक रिवीजन वीडियो के रूप में मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएँगी। साथियों, अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। देर ना करते हुए आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ साथियों, एक बार और बताऊँ, इस वीडियो में जो क्विक रिवीजन वीडियो है, इनमें मैं कंटेंट को ज़्यादा क्लैरिफ़ाई ना करके फैक्चुअल रहने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है उत्तर प्रदेश एक नज़र में। तो उत्तर प्रदेश को एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले है प्रदेश का नाम। तो साथियों, जैसा आप जानते हो, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश नाम हमेशा से नहीं है। अब देखते हैं, 1836 से सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 से नाम बदल गया, नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 से इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। और 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम होता है संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम होता है उत्तर प्रदेश। आपको साथियों इसे ज़्यादा याद रखना कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से होता है? 24 जनवरी 1950 से। और इससे पहले कौन सा नाम होता है? ज़्यादा नहीं तो आप इसे तो याद रखें, संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब देखते हैं इसकी राजधानी के बारे में। प्रदेश की राजधानी 1836 से इसकी राजधानी होती है आगरा। फिर 1858 से इसकी राजधानी हो जाती है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1920 से फिर बदलती है और इसका नाम रहता है लखनऊ, लेकिन ये पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनती, आंशिक रूप से राजधानी बनती है। 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः हो जाती है साथियों। ठीक है, अगला है हमारा उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, यानी कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से हुआ, इसका गठन कब से हुआ। तो ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, इसका पुनर्गठन कब होता है? तो आपको ये डेट कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, और गठन पूछे तो 1950 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विभाजन, हमारे प्रदेश का विभाजन कब हुआ? साथियों, आपको पता होगा, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को इसमें से 13 जिले काट कर अलग कर दिए गए और उत्तराखंड राज्य बन गया। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना दिया। बात करते हैं प्रदेश की भाषा की। देखिए, प्रथम राजकीय भाषा, हमारी प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। राजकीय का मतलब है जो सरकारी कागज पत्रों का काम होता है, सरकारी ऑफिसों में जिस भाषा में काम किया जाता है। और हमारी द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। अगला स्लाइड। प्रदेश का राजकीय पक्षी, हमारा राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। प्रदेश का राजकीय वृक्ष है हमारा अशोक। प्रदेश का राजकीय पुष्प, प्रदेश, हर जगह प्रदेश प्रदेश लिखा है, आप इसका आशय उत्तर प्रदेश समझें। ठीक है, पलाश या टेसू उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। ठीक है, प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ये देखा होगा जगह जगह लगा रहता है, मतलब हर चीज़, सरकारी जो चीज़ होती है उस पर छपा हुआ होता है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। राज्य का विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक होता है, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसके 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कुल 404 सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें आपको याद रखना होगा जो वोटिंग होती है वो 403 सदस्यों के लिए होती है, यानी 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य मनोनीत होता है। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 100 होते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में लोकसभा सीट एमपी की सीट, जहां एमपी का चुनाव होता है, वो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में राज्यसभा सीट, राज्यसभा के लिए जो सीट हैं वो 31 सीटें। लोकसभा, राज्यसभा ये तो जानते होंगे दोस्तों आप, उच्च सदन निम्न सदन आपने सुने होंगे, प्रथम सदन द्वितीय सदन, ये वही हैं जो संसद के दोनों भाग, संसद के दोनों सदन होते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है हमारा
प्रदेश में मंडलों की संख्या, मंडल को इंग्लिश में आप जोन भी कह सकते हैं, तो 18 हमारे यहाँ कितने मंडल हैं? 18। प्रदेश में जिलों की संख्या, जिला या जनपद, ये 75 होते हैं, 75। प्रदेश में नगर निगम वाले जिले, जहाँ नगर निगम है, जहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो नगर निगम वाले जिले साथियों 17 हैं, ठीक है, 17। प्रदेश में तहसीलों की संख्या, या आप याद रखिएगा पूछा जाता है, 351 तहसील हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या, ब्लॉक हैं 826, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत आप दोनों समझते होंगे, मैं अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा इन्हें, ठीक है। नगर निकाय, नगर निगम, ये सब क्या होता है, तो नगर पंचायतों की संख्या होती है 546। प्रदेश में ब्लॉकों या क्षेत्र पंचायतों की संख्या, प्रत्येक ब्लॉक पे एक क्षेत्र पंचायत होती है, इसलिए क्षेत्र पंचायतों की संख्या होती है 826, ब्लॉकों की संख्या के बराबर। प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या, न्याय पंचायतों की संख्या है 8135, ठीक है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या, ग्राम पंचायतें हमारे प्रदेश में 58,189, ठीक है दोस्तों। प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या, ग्राम दो तरह के होते हैं, एक आबाद ग्राम और एक राजस्व ग्राम। अभी हम आबाद ग्राम देख रहे हैं, तो प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या है 97,814, और प्रदेश में राजस्व ग्रामों की संख्या है 1,06,774, 1,06,774। ये संख्याएं आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला स्लाइड देखते हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे प्रदेश की भौतिक संरचना, जलवायु एवं मृदा, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। प्रदेश की भौतिक संरचना, जलवायु और मृदा, ये 3 चीज़ हमें देखनी है। तो साथियों, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके अगर आकार की बात करें तो आकार हमारा लंबवत है। कैसा है? लंबवत। ग्लोब पर स्थिति देखेंगे कि ग्लोब पर हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश कितना है, पूर्वी देशांतर कितना है, तो हमारा 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। हमारा पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तर प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश में ही होगा। 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, ये पूर्वी देशांतर में, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा बच्चों, एग्जाम में पूछी जाती है। अब है पूर्व पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक कितना लंबा है, ठीक है, तो ये 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आपको पता ही है क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला स्लाइड देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का 30 में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का स्थान है हमारा पूरे देश में 4वां। पहला किसका है? राजस्थान का। दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का। फिर महाराष्ट्र का, और चौथा अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब पूछे कोई जनसंख्या की दृष्टि से तो आप बता सकते हो पहला है, ठीक है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, हम पूर्वी जिला की बात कर रहे हैं तो बलिया। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ये होगा शामली। इसे अच्छे से याद करके जाइए, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला यानी मैप में सबसे ऊपर की ओर सहारनपुर, और दक्षिणी जिला मैप में सबसे नीचे की ओर सोनभद्र। यहाँ चाहो तो आप मैप भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। अवरोही क्रम में प्रदेश के 4 बड़े जिले, अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा जिला, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे देखेंगे तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उससे थोड़ा छोटा सोनभद्र, उससे छोटा हरदोई, और उससे छोटा सीतापुर। ये प्रदेश के 4 बड़े जिले हैं। अब आरोही क्रम में प्रदेश के 4 छोटे जिले, 4 छोटे जिले में हम पढ़ेंगे सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हापुड़ सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा गाजियाबाद, उससे थोड़ा बड़ा भदोही, फिर शामली, ठीक है। ये प्रदेश के 4 छोटे जिले हो गए। अब है एनसीआर, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप संख्या याद रखना, 8 जिले हमारे सम्मिलित हैं एनसीआर में। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले आपको याद रखने। एनसीआर में भारत के उत्तर प्रदेश के सम्मिलित जिले पूछे जाते हैं। अगर है एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, ये भी पूछ लिया जा सकता है। ये इनकी संख्या 4 है। 4 जिले ऐसे हैं जो सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित हैं। मथुरा, अलीगढ़,
हाथरस व सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड देखते हैं। नेपाल से सटे जिले, नेपाल से सटे जिले कितने? 7। पहले तो इनकी संख्या आप याद रखें, कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। प्रदेश से सटे राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटते हैं? तो दोस्तों 8 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से सटते हैं। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। प्रदेश से सटे केंद्र शासित प्रदेश, तो प्रदेश से एक ही केंद्र शासित प्रदेश सटता है, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, प्रदेश के उत्तराखंड से सटे जिले पश्चिम से पूर्व की ओर जो उत्तराखंड से सटते हैं जो जिले, वो 7 हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड से सटे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। ठीक है दोस्तों, अगर हो सके तो आप मैप के सामने बैठ जाइएगा, फिर इसको, ये जो नोट्स हैं इनको पढ़ते जाइएगा और वहाँ देखते जाइएगा। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। हरियाणा से सटे, हरियाणा से कौन कौन से सटते हैं? तो 6 सटते हैं हरियाणा से। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे जिले, दिल्ली से 2 सटते हैं, एक गाजियाबाद और एक नोएडा, जिसे कहते हैं तुम गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, राजस्थान से सटे, राजस्थान से 2 सटते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से सटे, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सीमा भी लगती है और सबसे ज़्यादा जिले भी सटते हैं, 11 जिले सटते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले मध्य प्रदेश से सटते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड देखते हैं। बिहार से सटे जिले, बिहार से भी 7 जिले सटते हैं, 7। कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। आप इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। झारखंड से सटे, झारखंड से एक ही सटता है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से कौन सीमा साझा करता है? अकेला सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्य, सोनभद्र से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य अकेले सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है ठीक है साथियों, सहारनपुर से सटे राज्य, सहारनपुर से कौन कौन से राज्य? 3 राज्य हैं जो सहारनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, आपको पता है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा इसी की लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छे से समझ के जाइएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य, यहाँ सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है वो है ललितपुर। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, साथियों आपको पता होगा जैसे आगरा है, आगरा जिला का जो मुख्यालय है वो आगरा में है, मथुरा का मथुरा में है, ऐसे। लेकिन मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, जिन मुख्यालय का नाम कुछ और है और जिले का नाम कुछ और है, ऐसे जिलों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अमेठी है साथियों, जिले का नाम अमेठी है लेकिन इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? गौरीगंज में। इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा, हर बार क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है हर परीक्षा में। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय वो खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में। जालौन का मुख्यालय उरई में। शंबल का मुख्यालय साथियों पवासा में। ठीक है, कौशाम्बी का मुख्यालय है मंजनपुर में। कहाँ पे है कौशाम्बी का? मंजनपुर में। भदोई का है ज्ञानपुर में। अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर में। कानपुर देहात और अम्बेडकर को अच्छे से समझ के जाइएगा। अम्बेडकर नगर का केवल अकबरपुर और कानपुर देहात का अकबरपुर माती, नाम दोनों अलग हैं, जगह भी दोनों अलग हैं। सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो है रॉबर्ट्सगंज में। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में। ठीक है साथियों,
यहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवाइज करिएगा इनको, ठीक है, तब याद हो पाएंगे अच्छे से। तो साथियों हमारा अगला स्लाइड है, देखो इसमें कुछ ज़मीन के बारे में, फसलों के बारे में कुछ मेन फैक्ट्स को लिया गया है जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में होंगे। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड का भाग है। उत्तर प्रदेश किसी भूखंड का भाग तो होगा, तो वो है गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, हमारे प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है वो 3 रूपों में होता है। एक गंगा का मैदान, एक भाबर और तराई का क्षेत्र, एक दक्षिण का पठार। सबसे ऊपर यानी उत्तर में भाबर और तराई देखने को मिलता है, फिर गंगा का मैदान बीच में, फिर दक्षिण का पठार। ठीक है दोस्तों। अब है तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें। तो आपको पता होगा तराई मतलब दलदली जमीन या पानी की बहुत प्रचुरता पाई जाती है, तो वहाँ पे धान और गन्ना, वहाँ तराई क्षेत्र की मुख्य फसल हो जाएगी धान और गन्ना। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें, मैदानी क्षेत्र के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वो तो बहुत ही अच्छा उपजाऊ है। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूँ, धान और आलू। बिंडम, टांडा, कुशियारा और खड़ंजा, ये जो जलप्रपात हैं ये कौन से जिले में? ये हैं दोस्तों मिर्जापुर जिले में। ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला, नम भूमि यानी वेटलैंड वाला, तो ये है सोनभद्र। ठीक है। प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला जिला, सबसे कम, तो ये बागपत और हाथरस, यहाँ पे सबसे कम नम भूमियाँ देखने को मिलती हैं। रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित कुल स्थल, रामसर साइट तो जानते हो जहाँ पे वेटलैंड्स को या नम भूमियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं जो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। प्रदेश की मुख्य जो ऋतुएं हैं वो 3 हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। प्रदेश का सबसे गर्म माह कौन सा होता है साथियों? जून, आपको पता होगा। प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान, औसत तापमान सबसे ज़्यादा आगरा व बुंदेलखंड में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। प्रदेश में होने वाली वर्षा का 80 से 83% भाग यानी वर्षा का अधिकतम भाग प्राप्त हो जाता है। तो आपको पता होगा ये बरसात ऋतु में ही होता है और ये पूर्वा से, या तो आप बता सकते हैं पूर्वा से। अब पूर्वा किसे कहते हैं, यहाँ ये बात आती है। तो पूर्वा कहते हैं साथियों दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। किसको? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। ठीक है, पूर्वा। प्रदेश में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा, उत्तर से दक्षिण जाएंगे और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है वो घटती है। आपको पता होगा सबसे ऊपर भाबर और तराई का क्षेत्र पड़ता है, वर्षा होती है, मैदान में भी होती है, लेकिन नीचे जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे वर्षा हमारे यहाँ कम होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना ये होता है जुलाई। ठीक है साथियों। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अब आपको इतना पता है वर्षा होती है तो प्रदेश में एक स्थान ऐसा होगा जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, एक ऐसा भी होगा जहाँ सबसे कम होगी। तो जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वो जिला है गोरखपुर। ठीक है जी। और जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला, वो है मथुरा। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना, हमारे प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वो जनवरी में रहती है, जो कि अब चल रहा है। गंगा यमुना मैदान में मृदा पाई जाती है। गंगा यमुना के मैदान में कैसी मृदा पाई जाती है? तो नवीन प्राचीन जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। आगे चल के आप इसे खादर वागर में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है किस किस चीज़ से, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जलोढ़ मृदा बनी होती है काप, कीचड़ व बालू से, 3 चीज़ों से, मुख्यतः काप, कीचड़ और बालू। जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे अच्छे से समझ के जाइएगा। जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है पोटास व चूना की। किसकी? पोटास व चूना की। और जलोढ़ मृदा में कमी होती है, ये होती है फास्फोरस व नाइट्रोजन की। ठीक है साथियों। अगला स्लाइड देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जो मैदानी भाग, गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पर कुछ भाग में कैसी मृदा पूछ रहा है? मरुस्थलीय मृदा। तो ये 2 जनपदों में पाई जाती है, मथुरा में और आगरा में, समझ के जाइएगा। रेगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर, करेल और कपास मृदा। कपास मृदा के नाम से आपको याद आ गया होगा काली मिट्टी को। ठीक है, तो काली मृदा को, काली मृदा कपास के लिए सबसे अच्छी होती है साथियों। राज्य में सबसे शुष्क कृषि क्षेत्र है, सबसे शुष्क कृषि क्षेत्र ये है बुंदेलखंड का क्षेत्र साथियों। अभी थोड़ी ऊपर ही पढ़ा था हमने कि वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, थोड़ा सा पठारी क्षेत्र भी है। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन ये जल से ही होता है। ठीक है।
अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अवनालिका अपर्दन ये नदियों के कारण होता है साथियों। ये अब मैं समझा नहीं सकता डिटेल में, इसलिए बस फैक्चुअल करा रहा हूँ। अवनालिका अपर्दन है ये नदियों के कारण होता है। जैसे चंबल नदी में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन होता है, जिसके कारण बीहड़ भी बनते हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं अवनालिका अपर्दन से इटावा व आगरा। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं, क्या बनते हैं? बीहड़। ठीक है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं मथुरा व आगरा। ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। अब हम यहाँ साथियों फसलोत्पादन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी फसल उत्पादन होता है, कौन सी फसल कहाँ किस जिले में पाई जाती है, क्या होता है उसका, साथियों यहाँ से आपको परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिए। प्रदेश में सर्वाधिक स्थान पर बोई जाने वाली फसल, सर्वाधिक स्थान पर हमारे यहाँ गेहूँ बोया जाता है। ठीक है साथियों। मूंग, चीना व लोबिया है। मूंग, चीना और लोबिया कौन सी फसल है? तो ये है जायद की फसल। आप जानते होंगे फसलों के प्रकार, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। ठीक है। अरहर, चना और अदरक की सर्वाधिक खेती, अरहर, चना और अदरक, इसकी जो सर्वाधिक खेती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है साथियों। अफीम की खेती, प्रदेश में जो अफीम की खेती है वो बाराबंकी और गाजीपुर जिले में होती है। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अंदर मूंगफली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहेलखंड क्षेत्र में। चावल उत्पादन का जो विशेष क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ठीक है। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो वो गन्ना है। ठीक है साथियों। नगदी फसल मतलब जानते ही होंगे, जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, जिसे हमें बेचना पड़ता है जल्दी से, ये नगदी फसल होती है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र हमारे प्रदेश में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दशहरी आम का जो विशेष क्षेत्र है वो है मलिहाबाद, लखनऊ में। ठीक है साथियों। अगला स्लाइड देखते हैं और ध्यान से समझिए। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र, लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र होता है वाराणसी। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र ये होता है सहारनपुर। सफेदा और चौसा आम का कौन सा होता है? सहारनपुर। लगड़ा आम का वाराणसी। ठीक है। दशहरी आम का मलियाबाद, लखनऊ। रटौल आम का विशेष क्षेत्र, रटौल आम को तो जीआई टैग भी मिल चुका है साथियों। इसका क्षेत्र है मेरठ और बागपत, सबसे ज़्यादा बागपत में मिलता है। ठीक है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन, जहाँ से आम निर्यात किया जाता है, वो है लखनऊ और सहारनपुर। सर्वाधिक आंवला उत्पादक राज्य, आंवला कहाँ होता है प्रदेश में सबसे ज़्यादा? प्रतापगढ़ में। निर्यातक प्रजाति के अमरूद, जो अमरूद बाहर भेजे जाते हैं, ऐसे प्रजाति के अमरूद कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा? प्रयागराज और कौशाम्बी में। ठीक है साथियों। प्रदेश में लीची उत्पादक जिले, सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उत्पादक होती है? तो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। लीची उत्पादक कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र, संतरा होता है सहारनपुर और बुंदेलखंड में। चिरौंजी उत्पादक जिले सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन, आलू का तो आपको पता ही होगा साथियों, आगरा इसका मुख्य जोन है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये जो जिले हैं ये पूरा आलू का बेल्ट है, यहाँ से आलू निर्यात किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है साथियों। अगला स्लाइड देखते हैं। अब ये अगला स्लाइड है जीआई टैग कृषि उत्पाद। किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? जीआई टैग के बारे में जानते ही होंगे। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। ये उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों को मिल चुका है। पहला है, सबसे पहले मिला सुरखा अमरूद को, सुरखा अमरूद को जीआई टैग मिला। ये अमरूद कहाँ का है? प्रयागराज। दशहरी आम आपको पहले भी बता दिया, मलियाबाद, लखनऊ, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। काला नमक चावल, काला नमक चावल को जीआई टैग मिल चुका है। ये है गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन मंडल से रिलेटेड। ठीक है। बासमती चावल, बासमती चावल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ऐसे जीआई टैग मिल चुका है। रटौल आम अभी बताया था दोस्तों मैंने, मेरठ और बागपत में पाया जाता है। ये बागपत इसके लिए स्पेशल है। देसावरी पान ये महोबा का है। इन 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अगला स्लाइड देखते हैं साथियों। नदियों के तटवर्ती नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो नदियों के तट पर नगर हैं उन्हें देखते हैं। एक है दोस्तों कासगंज, पहला हमारा कासगंज काली नदी के तट पर है। मेरठ और गाजियाबाद ये हिंडन नदी के तट पर है। इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। सबसे ज़्यादा आपको पता है जो गंगा नदी है उसके किनारे नगर हैं, लेकिन मैंने पहले दूसरे वालों को चुना है जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। सोनभद्र ये सोन नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ ये सई नदी के तट पर है। चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है। हमीरपुर बेतवा व यमुना के संगम पर है।
वांदा, वांदा केन नदी के तट पर है। वाराणसी, वाराणसी वरुणा, इसे अच्छे से समझ के जाइएगा साथियों। जो वाराणसी है, वाराणसी ये वरुणा, अस्सी और गंगा तीनों नदियों के तट पर है। गोरखपुर और नरोरा ये राप्ती और रोहिणी नदियों के तट पर हैं। अयोध्या ये सरयू नदी के तट पर है। लखनऊ और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के तट पर हैं। मुरादाबाद, बरेली ये रामगंगा नदी के तट पर हैं। मथुरा, आगरा, बागपत, इटावा ये मुख्य जो परीक्षाओं पूछे जाते हैं ये यमुना नदी के तट पर हैं। बिजनौर, नरोरा, फतेहगढ़, बिठूर, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर ये गंगा नदी के तट पर हैं साथियों। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। प्रदेश की मुख्य नदियाँ, अब हमारे प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहुत मुख्य हैं? तो दोस्तों गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा ये नदियाँ प्रदेश की बहुत प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी, आपको पता है ये देश की भी गंगा है और प्रदेश की भी गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में लंबाई, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई, इसे अच्छे से याद करके जाइएगा, 1450 किलोमीटर। प्रदेश में गंगा नदी बहती है कितने जिलों से? ये 27 जिलों से बहती है साथियों। प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला राज्य, सर्वाधिक गंगा तट वाला राज्य ये है बदायूं। ठीक है, 133 किलोमीटर इसका तट है गंगा का इस जिले के अंदर। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? तो ये 4 नवंबर 2008 को घोषित किया। उससे पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त नहीं था। गंगा ज़्यादा प्रदूषित होती है, ये प्रश्न बहुत अच्छा साथियों। ये कन्नौज से वाराणसी के बीच, कन्नौज से वाराणसी के बीच में गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी उत्तर प्रदेश की हिंडन है, दूसरे नंबर पर यमुना, फिर आमी। ठीक है, प्रदेश में यमुना बहती है, ये भी 20 जिलों से बहती है साथियों। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक। दिल्ली से आगरा के बीच में यमुना सर्वाधिक प्रदूषित की जाती है। ठीक है, अगला है स्लाइड। प्रमुख झीलें और ताल। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। बखेरा झील, संत कबीर नगर, ये बहुत पूछा जाता है। बखेरा झील अच्छे से समझ के जाइएगा इसे। बखेरा झील, संत कबीर नगर। करेला और इतौजा, इतौजा झील भी पूछा गया है, ये लखनऊ में है। ठीक है साथियों। नवाबगंज झील ये उन्नाव में है, यहाँ पश्चिम बिहार भी है। बड़ा ताल या गोखुर ये शाहजहाँपुर में है। प्रयाग व चितौरा झील, चितौरा झील भी पूछी जाती है, बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल ये गोंडा में है। लीलोड़ झील ये भी कई बार पूछा गया है, ये बरेली में है। ठिठोरा झील फतेहपुर में है। सुरहा ताल ये बलिया में है। मोती व गौड़ झील ये रामपुर में है साथियों। शुक्र ताल ये मुजफ्फरनगर में है। रामताल मेरठ में है। कीटम झील ये याद करके जाइएगा, ये आगरा में है। शेखा झील ये अलीगढ़ में है। यहाँ पे शेखा झील का तो विकास किया गया अभी। यहाँ गोविंद बल्लभ पंत झील या गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में। ठीक है साथियों, अगला स्लाइड देखते हैं। अलवारा झील, जो अलवारा झील है वो कौशाम्बी में है। औंधी ताल ये वाराणसी में है। राजा का बांध, आप इसे याद करके जाइएगा, राजा का बांध सुल्तानपुर में है। दरबन झील ये अयोध्या में है। बलहापारा ये कानपुर में है। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर ये झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर झील ये महोबा में है। गोमत ताल ये पीलीभीत में है। दहड़ झील हरदोई में है। बीघा और सरसई झील ये इटावा में है। सौज झील ये मैनपुरी में है। सीताकुंड और भरतकुंड, सीताकुंड और भरतकुंड जैसा नाम से भी पता चल रहा है ये अयोध्या में है साथियों। राधा कुंड, मानसी गंगा ये मथुरा में है। कोकिला कुंड, कोकिला वन मथुरा में है। ये जो कोकिला कुंड है, कोकिला वन एक जगह है मथुरा के अंदर, यहाँ है ये मथुरा में। नौझील, नौझील ये मथुरा में है। और चक्रकुंड ये सीतापुर में है साथियों। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। तो साथियों आगे का जो उत्तर प्रदेश का शेष मैं अगले 2 पार्ट में लेके आऊँगा, जो इतनी टाइम के होंगे, लगभग आधा घंटे के।
करीब 1.5 घंटे के तीनों वीडियो में मिलके आपका पूरा उत्तर प्रदेश का क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर साथियों आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद साथियों।